गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं नेट का सिलेबस। ठीक है, देखो नेट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो आपको होगी ही। कुछ जानकारी मैं आपको दे देती हूँ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ना कि अभी मेरा मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इस एग्जाम को देने के लिए। तो देखिए, अगर आपका मास्टर्स में एडमिशन हो चुका है तो फिर आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ कम से कम एटलीस्ट नेट भी करके मैं रख लूं, थोड़ा सा श्योर हो जाऊं, तो अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप फॉर्म फिल कीजिए, आराम से तैयारी करके एग्जाम दीजिए। आज हम देखने वाले हैं नेट के सिलेबस को। देखिएगा, इसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल कितने हैं? 150। उसमें से जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे वो होंगे पेपर 1 के, और जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे वो होंगे पेपर 2 के। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 क्या है? पेपर 1 जो है ना वो सबके लिए कॉमन होता है। जैसे कि मान लो पेपर 1 में 10 यूनिट है, जो 10 यूनिट आप पढ़ेंगे, जो 10 यूनिट ये कॉमर्स वाले पढ़ेंगे, वही सेम 10 यूनिट, वही सेम सिलेबस हिंदी वाले पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले पढ़ेंगे, मैनेजमेंट वाले पढ़ेंगे, फिजिक्स वाले पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट है वो लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पेपर 2 क्या है? पेपर 2 जो है ना वो आपका स्पेसिफिक है। अगर आपको कॉमर्स से एग्जाम देना है तो इसमें आपको ये 10 यूनिट पढ़ना होगा। ठीक है, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका पेपर कुछ और है, मान लो इंग्लिश है, हिंदी है, तो फिर ये 10 यूनिट आपको नहीं पढ़ना है, फिर आपका सिलेबस अलग हो जाएगा। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 क्या है, वो सभी के लिए कॉमन है। जो आप पढ़ेंगे वही दूसरे सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। और पेपर 2 में क्या है, ये आपका स्पेसिफिक होता है। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप ये कॉमर्स वाले सिलेबस को पढ़ेंगे, और अगर आप किसी दूसरे एक पार्टिकुलर पेपर से हैं, पार्टिकुलर सब्जेक्ट से हैं, तो फिर आप वो सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 से आते हैं और 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 से आते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पहले आप पेपर 1 ही अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद पेपर 2 करेंगे। अगर आपको लगता है कि पहले हमें पेपर 2 करना है, तो आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर पे बैठकर आप एग्जाम देते हैं, यानी ऑफलाइन मोड में आपके एग्जाम नहीं होते हैं ये वाले। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप पहले पेपर 2 करना चाहें तो आप पहले पेपर 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद पेपर 1 करना चाहें तो पेपर 1 कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप पेपर 1 के कुछ 10-15 क्वेश्चन कर लें, फिर आपको लगता है कि भाई अब हमें पेपर 2 करना है, तो पेपर 2 कर लो और बाद बाकी फिर जो पेपर 1 में बचा हुआ है वो आप कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने कॉन्वेनियंस के अकॉर्डिंग आप अपना पेपर करते हैं। लेकिन टोटल जो है वो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 150, 50 प्लस 100। ठीक है, और इसमें अभी तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, किसी के जवाब आपके नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई आंसर कुछ भी है, जो भी आप है वो कम से कम तुक्का मार करके आ जाओ, हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि देखा जाए नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। तो आंसर को इस तरह से छोड़ के आने का, क्वेश्चन को इस तरह से छोड़ के आने का कोई औचित्य बनता नहीं है। चलिए, तो हम देखने वाले हैं आज के जो आपके कॉमर्स के सिलेबस हैं, उस सिलेबस को देखेंगे। जो आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, इसका कोड जो है ये 08 है। ठीक है, इसमें आपका पेपर 2 में, जो कॉमर्स आपका पेपर 2 है अगर, तो इसमें आपको ये 10 यूनिट पढ़ने हैं। पहला है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, सेकेंड है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, थर्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ है बिजनेस फाइनेंस, यूनिट 5 है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिट 6 को ना हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एक तो बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, एक और हम इसके साथ में पढ़ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर करके। ठीक है, यूनिट 7 जो है आपका वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, और यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ठीक है, सिलेबस केवल इतना सही नहीं है, इसका पूरा डिटेल आपको मिला हुआ है यहाँ पे। तो एक बार देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो आपका यूनिट 1 था वो क्या था? बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें आप ये इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें पढ़ते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी बातें पढ़ते हो। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना होता है इसमें। कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज में आपकी मॉनिटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, बिजनेस में जो है वो गवर्नमेंट का क्या रोल है,
लीगल एनवायरनमेंट पढ़ते हो आप, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसको आप कोपरा भी बोलते हैं, फेमा, फेमा का फुल फॉर्म पता है आपको, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यही है आपका फेमा। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में CSR भी बोलते हो, यानी कि कंपनी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके समाज के प्रति, वो है आपका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ ही है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कौन कौन से तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें कुछ थ्योरी होती है जो आपको पढ़ना होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, कहां पर आपका टैक्स लगता है और कहां पर टैक्स नहीं लगता है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसी में है आपका फर्स्ट यूनिट में ही FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ FDI टू होम एंड होस्ट कंट्री, होम कंट्री आपकी कंट्री हो गई और जहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपके लिए होस्ट कंट्री हो गई, ठीक है। ट्रेंड्स इन FDI, इंडिया FDI पॉलिसी। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसी को आप कहते हो BOP। इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ BOP, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसमें आप लेवल्स पढ़ते हैं कि लेवल्स कौन कौन से हैं आपके REI के, यानी कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स कौन कौन से हैं, कुछ लेवल आपको पढ़ना होता है इसमें। ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्सन इफेक्ट्स, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसमें आप पढ़ते हैं यूरोपियन यूनियन, एशियान के बारे में, सार्क और नाफ्टा के बारे में, ठीक है। इसी के साथ इसी यूनिट में है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, अब जैसे कि आपका इसमें वर्ल्ड बैंक है, यंगस्टार्ड है, IMF है, इसके साथ कुछ और भी है जो आपको पढ़ना होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, ये WTO क्या हो गया आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स क्या है, गैट्स, ट्रिप्स और ट्रिम्स आप पढ़ते हैं, ठीक है। इतना आप ये सब पढ़ते हो फर्स्ट यूनिट में, जो आपका फर्स्ट यूनिट है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसके बाद आपका सेकंड यूनिट जो है वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं अपने ICOM, BCom, MCom, ये सब अकाउंटिंग ऑडिटिंग आपने पढ़ा ही होगा, तो ये आपको जाना पहचाना सा लग भी रहा होगा सुनकर। चलो देखते हैं इसमें आप क्या पढ़ते हो। सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना होता है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स, पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ते हैं आप, इशू एंड फॉरफीचर, ये इशू फॉरफीचर क्या है, शेयर से रिलेटेड है, ठीक है। एंड री इशू ऑफ शेयर, री इशू किसका करेंगे, जो शेयर आपने फॉरफिट कर लिए है उसको आप क्या करते हैं, फिर री इशू करते हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन, मर्जर, एमलगेमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन के सिलेबस में है ये। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसी को आप कहते हैं ABC, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग और JIT, जस्ट इन टाइम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस में आप पढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस, ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले से। फंड्स फ्लो एनालिसिस, ये भी आपका पढ़ा हुआ है पहले से, ये सारा जो है आपका ना बीकॉम का ही सिलेबस है। कैश फ्लो एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ के रखे हुए होंगे, वही आपको यहाँ पे पढ़ना है। एंड IFRS, ये भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है जो इंटरनेशनल से लाइन में, मतलब उससे मैच में है। ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट। फिर इसी के साथ आप पढ़ते हैं सेकेंड यूनिट में रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, सिस्टम्स ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट, ठीक है। ये सब आपको किसमें पढ़ना है, जो आपका सेकेंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसके बाद आपका यूनिट थर्ड जो है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी आपने पहले से ही पढ़ के रखा हुआ है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी एंड इट्स मेजरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, AR क्या होता है आपका एवरेज रेवेन्यू और MR अब तो आप बता ही दोगे उसको सुन के, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। चलो, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में आप पढ़ते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व,
प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं आप अंदर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। अब जैसे कि डिफरेंट मार्केट आपने पढ़ा हुआ है पहले से, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब। प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप के लिए अलग अलग प्राइस हम चार्ज करते हैं, वही है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये आपने पढ़ के रखा हुआ है पहले से, ये सब छोटा छोटा आपका टॉपिक है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी में आप पढ़ते हैं प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग। ये आपका क्या था, थर्ड यूनिट था बिजनेस इकोनॉमिक्स। फोर्थ यूनिट में आप क्या पढ़ते हैं, फोर्थ यूनिट आपका है क्या, बिजनेस फाइनेंस। देखते हैं हम इसको अब क्या है इसमें, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसमें आप पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन, थ्योरीज एंड पॉलिसीज, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योराइटाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हेजिंग टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट, यूरो करेंसी, जीडीआर, एडीआर। ये जीडीआर एडीआर पता है आपको क्या है ये, हाँ, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट्स, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। ये आपका यूनिट 4 था। और यूनिट 5 क्या है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। इसमें आप पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन मीडियन मोड जब आप पढ़ते हैं वो सब आपका आएगा यूनिट 5 में, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स में। इसमें आप पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी, ये भी आप स्टैट्स में ही पढ़ते हैं, अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, इसमें है आपका बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें ना जो आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स है, इसमें आप रिसर्च का भी कुछ पार्ट पढ़ते हैं। और ये रिसर्च आपको पता है, ये रिसर्च ना आपको पेपर 1 में भी पढ़ना होता है। और वही वाला रिसर्च जो है वो कुछ उस वहां से कुछ पार्ट निकालकर आपको ये यूनिट 5 में भी दिया गया है। तो आपको जो ये वाला सिलेबस है ना ये रिसर्च को लेकर के, ये पेपर 1 का जो सेकेंड यूनिट है रिसर्च, और यहाँ पे जो रिसर्च है वो आपका सेम ही है। रिसर्च में आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, रिसर्च डिजाइन, और यही आप सेम सेम पढ़ते हैं उसमें पेपर 1 के सेकेंड यूनिट में। ठीक है, पेपर 1 का भी आपके लिए एक डिटेल्ड जो एनालिसिस वीडियो है वो सिलेबस को लेकर बना दिया जाएगा। डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, कॉन्सेप्ट, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, probability and non-probability methods, sampling distribution, central limit theorem, standard error, statistical estimation, hypothesis testing में आप पढ़ते हैं जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, मैन वाइटनी टेस्ट, इसी को आप बोलते हैं यू टेस्ट, क्रूस्कल वालिस टेस्ट, इसी को आप बोलते हैं एच टेस्ट, और रैंक कोरिलेशन टेस्ट। ये रैंक आपने पढ़ा ही होगा स्टैट्स में। और है आपका रिपोर्ट राइटिंग। ये सब जो है ये है आपका यूनिट 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट 6। इसको आप 3 पार्ट में पढ़ते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट पहला हो गया आपका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दूसरा, और एक क्या है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पैन ऑफ कंट्रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आगे अब यहाँ से आपका ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो यहाँ पे था ना, किधर गया ये वाला एचआरएम, अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, compensation management, job evaluation, incentives and fringe benefits, performance appraisal including 360-degree performance appraisal, collective bargaining and workers participation in management। ये है ना आपका workers participation in management, ये आपको मैंने करवाया हुआ भी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपका ये कंप्लीट किया हुआ है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है पर्सनालिटी, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ते हैं हम इसको, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, इमोशंस, ग्रुप डायनामिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये आपको देख करके लग रहा है ना कि यूनिट 6 जो है भाई 3 पार्ट में पढ़ते हैं, बहुत बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा है, ये जो यूनिट है ना आपका ये आसान यूनिट पड़ता है। ठीक है,
ये आपका यूनिट 6 हो गया। यूनिट 7 देखते हैं। यूनिट 7 में आप क्या पढ़ते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है आपका यूनिट 7। ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे आप, रोल एंड मॉनिटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर जितने भी आपके रिफॉर्म्स हुए हैं, बेसल नॉर्म्स पढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआई कहते हैं आप जिसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यही तो है ना आपका डिजिटाइजेशन, एंड डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम। इंश्योरेंस में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, फैक्टर्स लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, री इंश्योरेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस, इडा एंड इट्स रोल। इसके बाद आपका यूनिट 8 है, जो आपका यूनिट 8 है वो है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग में आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेज, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, प्रोडक्ट डिसीजंस, कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग डिसीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। इसी के साथ यूनिट 8 में जो आप पढ़ते हैं प्रमोशन डिसीजंस, रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग, प्रमोशन मेथड्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रमोशन मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस में है आपका चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, ये आपने अभी ऊपर भी सुना था ना, हाँ इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग, और एक है आपका इसमें सीआरएम, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। और इसके बाद आपका यूनिट 9 जो है ये है आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इसमें आप पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ indemnity and guarantee, contracts of bailment and pledge, contracts of agency, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आप इसी में पढ़ेंगे लीगल एस्पेक्ट में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो है आपका 1930, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ये अनपेड सेलर क्या है ना, ऐसा सेलर जिसको पैसा नहीं मिला है। अब कोई अगर कुछ सेल कर रहा है तो फिर आप उसको पेमेंट करोगे ना, अगर पेमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर क्या क्या अधिकार है उसके। एंड राइट्स ऑफ बायर, भाई केवल सेलर के ही नहीं, साथ में हम बायर के भी राइट्स पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप वो चेक सब पढ़ते हैं ना, वही है इसमें, वही चीज आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो एकदम नया नहीं लगना चाहिए आपको ये सुनकर। द कंपनीज एक्ट 2013 क्या है आपका 2013 में। नेचर ये आपका चेंज हुआ है, पता है ना, पहले क्या पढ़ रहे थे आप, 19 क्या था 1956। नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, मीटिंग्स एंड वाइंडिंग अप ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी इन इंडिया। कंपटीशन एक्ट 2002 में आप पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स और जो मेन प्रोविजंस हैं। आईटी एक्ट जो है आपका 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस पढ़ेंगे, और इसमें आप साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ा हुआ है, साइबर क्राइम्स एंड पेनाल्टीज। द आरटीआई एक्ट 2005, ये आरटीआई क्या है पता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस पढ़ना है आपको इसमें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर, इसमें आप पढ़ेंगे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और जो इमर्जिंग इशूज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वो, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जीएसटी, ऑब्जेक्टिव्स एंड इसके मेन प्रोविजंस जो हैं, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म और वर्किंग ऑफ डुअल जीएसटी। और आपका लास्ट जो है यूनिट 10 वो है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। देखो
इनकम टैक्स, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस। एग्जाम्प्टेड इनकम्स क्या है आपके, एग्रीकल्चरल इनकम्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, क्लबिंग ऑफ इनकम्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस मैकेनिज्म, ट्रांसफर प्राइसिंग, corporate tax planning, concepts and significance of corporate tax planning, tax avoidance versus tax evasion। ये टैक्स अवॉइडेंस और वर्सेज टैक्स इवेजन, ये दोनों का डिफरेंस पता है आपको? इवेजन का क्या मतलब होता है, चोरी करना है, यहाँ तो एकदम सीधे सीधे चोरी करोगे। और टैक्स अवॉइडेंस क्या है ना, वो रूल फॉलो करना है जिससे आपका टैक्स जो है वो कम बने। ठीक है, पढ़ने वाले हैं हम इसको डिटेल में। टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंसिडरेशंस इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशंस, मेक और बाय डिसीजंस ऑन और लीज एन एसेट, यानी किसी भी एसेट को क्या करना है, खरीद के लेके आना है या फिर लीज पे लेना है, तो जहां पे आपका बेनिफिट ज्यादा होगा वो करेंगे आप। रिटेन, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशंस, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। और इसी के साथ जो है ये आपका 10 यूनिट खत्म होता है। खत्म नहीं होता है भाई, अभी शुरू होता है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपने देख लिया, आपको क्या क्या पढ़ना है। ये जो आपके कॉमन क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 जो है वो आपके जनरल है और पेपर 2 जो आपका स्पेसिफिक है, जो आपका एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है बस उसी के सिलेबस आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये एक बार आप वापस से देख लीजिए कि आपको यूनिट 10 कौन कौन सा है। ओके, पेपर 1 के जो आपके डिटेल वीडियो होंगे इसके सिलेबस के, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताती हूँ। ओके, थैंक यू।